रेजिंग कैपिटल, सो लाइक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल आप रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म पे भी जो आपके पास है वो यूज कर सकते हो, कमर्शियल बैंक से लोन लेके कर सकते हो, लीज पर लेके कर सकते हो। एक सेकेंड। किसी से भी प्रॉपर्टी लीज पे लेके कर सकते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी किसी वेल्थी इंडिविजुअल्स को अप्रोच कर सकते हो फंडिंग के लिए। वो भी आपकी कंपनी में फंड कर सकते हैं। शेयर्स इशू करके लाइक कैपिटल रेस कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कैपिटल रेस कर सकते हो। बॉन्ड्स इशू करके भी कैपिटल रेस कर सकते हो। ठीक है। ये जितने भी वॉट एवर दी काइंड ऑफ फाइनेंसेस आई मेंशनड हियर, दोज आर फाइनेंसेस विच आर फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आते हैं ये पूरे 15 to 20 years। एंड तो लाइक पब्लिकली हेल्ड कंपनीज जो होते हैं उनका कैपिटल, उनको तो एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट्स का। बॉन्ड फाइनेंसिंग यानी अगर आपको बॉन्ड्स इशू करना है पब्लिक को और फंड रेज करना है, तो पब्लिक क्या है, जो बॉन्ड का रेटिंग होता है उसका जो ट्रिपल ए रेटिंग या लाइक ट्रिपल बी रेटिंग या डबल ए बी रेटिंग्स, ऐसे करके बहुत सारे रेटिंग्स होते हैं विच आर गिवन बाय द रेटिंग एजेंसीज लाइक मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। वो रेटिंग्स को चेक करके वो लोग वो बॉन्ड को लाइक बॉन्ड मार्केट में कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। उनका रेटिंग्स चेक करके अकॉर्डिंगली उनमें उनका रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करके, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए बॉन्ड इज द मोस्ट safest bond. That means there is no chance that those bonds will default. Okay, तो वो लोग जो डिफॉल्ट नहीं करेगा वैसे बॉन्ड्स में लगाएंगे तो आपको रिटर्न्स भी कम आएगा बट रिस्क कम रहेगा। तो ये सब लाइक कंसिडरेशन होता है। कंपनीज दैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बट फॉर होम कैपिटल मार्केट्स आर नॉट ए प्रैक्टिकल मींस, अगर किसी को इक्विटी में नहीं मिलता है तो वो डेट के फॉर्म में लोन वगैरह ले लेते हैं बैंक से, क्योंकि स्टार्टअप्स को जल्दी से इक्विटी कैपिटल के थ्रू दे कैन नॉट रेज फंड्स। वाई? बिकॉज उनका एक लेगेसी नहीं है, उनका एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत सालों से कोई बिजनेस नहीं किए हैं, इट्स ए न्यू वेंचर व्हाट दे हैव स्टार्टेड। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएटली देम गेटिंग like loans from the them like getting capital in form of equity, so they may rely on loan. Okay, और बहुत सारे कंपनीज के पास रिटेन अर्निंग्स बहुत जमा हो जाता है तो वो रिटेन अर्निंग्स को भी यूज कर लेते हैं। डेट फाइनेंस का एक फायदा होता है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है डेट फाइनेंस में वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, वहां पर आपका कैश सेविंग हो जाता है। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंस कंपनी लोन्स, तो टर्म लोन्स यानी वो एक टर्म पीरियड के लिए होते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए होते हैं 20-30 years। ठीक है, लॉन्ग टर्म है और नाम ही उसका टर्म है। और अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 5 years, 1 to 5 years के बीच में आपको लोन मिल जाता है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों रेट पे भी लोन मिल जाता है। फिक्स्ड यानी आपका वो रेट फिक्स रहेगा बैंक से, आपका आपका एक कॉन्ट्रैक्ट विल बी डेफिनेटली बेस्ड ऑन योर क्रेडिट रेटिंग्स। आपका जो क्रेडिट रेटिंग है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके वो आपको ऑफर करेंगे फिक्स। फिक्स नहीं मिलेगा तो आपको फ्लोटिंग में मिल सकता है, दैट इज लाइबोर प्लस। लाइबोर इज लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये दो बैंक के बीच में लेंड और बोरो करने का रेट होता है। सो आपको लाइक पेमेंट्स जो है, अगर आप लोन लेते हो तो इक्वल पेमेंट्स करने होंगे ईएमआई तक। ठीक है, मतलब उसके पूरे टर्म तक। एंड इक्वल मतलब जैसे अगर कोई आप हाउसिंग लोन लेते हो, सो उसका ईएमआई 30,000 फिक्स हो गया तो 25-30 years तक 30,000 रहेगा। आप जल्दी जल्दी पेमेंट करोगे तो टर्म उसका जो है वो टाइम पीरियड कम कर देंगे वो लोग। सपोज यू हैव टेकन ए 35 lakhs लोन, ईएमआई इज 30,000 पर मंथ टिल सो 35 lakhs का लोन, 30,000 का ईएमआई टिल 30 years अगर टेनर है या 20 years का टेनर है तो 20 years तक आपको हर महीने 30,000 पे करना रहेगा। लेकिन अगर आप सपोज कुछ प्री पेमेंट्स करते हो, 5 lakhs 10 lakhs बैंक को दे देते हो, तो वो आपका अमाउंट तो फिक्स लेगा बट टेनर खत्म कर देगा, यानी आपका लोन सीधे सीधे 30 years से 20 years का हो जाएगा, वैसा हो सकता है। एंड जैसे आप लोन पे करोगे आपका होगा एंड आपका लाइक प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जैसे भी क्या होता है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो गया तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, उस और जैसे जैसे वक्त बदलता जाएगा आपका इंटरेस्ट भी अमोर्टाइज होगा यानी कम होता जाएगा।
सो देखो कभी भी क्या होता है, लोन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ समझ लो, कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझ लो। तो ये आपका एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है ईएमआई कैलकुलेटर का। सपोज आप 50 लाख का आपका लोन 38 लाख हो रहा है, तो 35 लाख समझ लो। यू कैन डायरेक्टली चेंज हियर, ठीक है। एंड योर टर्म इज फॉर सपोज 20 ईयर्स। देखो फर्क देखो, आपका 32,000 का ईएमआई होता है, 25 ईयर्स का 30,000, एंड 30 ईयर्स चलेगा 29,558, ये आपका। बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है ऐसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ इज 6.907% समझ लो। देखो 23,286 इज योर ईएमआई, ओके। तो अब इसका आप स्केड्यूल देखना कैसा होता है। तो ये आपका ईएमआई है, इतना प्रिंसिपल है और इतना इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे आगे बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होता जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाएगा, अमोर्टाइज होता जाएगा। देखो लास्ट में क्या होगा, देखो जीरो हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट, नियर अबाउट जीरो हो जाएगा, और प्रिंसिपल इतना हो जाएगा। तो 2000 से 23,000 आपका प्रिंसिपल हुआ, और वही इतने से इतना आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। सो अ टर्म नोट, जैसे टर्म नोट भी एक बॉन्ड जैसा ही होता है, can also be structured to have smaller monthly principal payments during the life of the loan and one large balloon। मतलब उसमें क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े प्रिंसिपल पेमेंट्स एडिशनल अगर आपके पास है तो कर सकते हो, और बैलून पेमेंट का भी ऑप्शन दे गिव यू। दैट्स नथिंग बट इफ यू वांट टू क्लोज द लोन यू कैन मेक द फुल पेमेंट एंड लाइक क्लोज द लोन, ओके। एक बड़ा पेमेंट कर सकते हो। नाउ सो दैट इज व्हाट बलून पेमेंट्स के बारे में। सो व्हेन द नोट मैच्योर्स, जब आपका जो बॉन्ड है जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया वो मैच्योर होता है, द बोरोवर विल प्लान टू सेल एसेट्स टू रेज द कैश टू मेक द फाइनल पेमेंट और विल रीफाइनेंस द लोन। तो जब लोन नोट मैच्योर हो जाता है तो बोरोवर जिसने बोरो किया है पैसा, ठीक है, वो एसेट्स को बेच देगा कैश रेज करने के लिए टू मेक द फाइनल पेमेंट और विल रीफाइनेंस द लोन। इफ द नोट कॉल्स फॉर a bullet payment, the borrower will pay interest only throughout the life of the loan, and one bullet payment of whole principal will be due at the loan's maturity। तो इसमें क्या होता है देखो, a term note calling for equal amortization can have fixed interest। मतलब टर्म नोट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बॉन्ड इशू किया हुआ है, नोट यानी प्रोमिसरी नोट के जैसा होता है, ठीक है। एंड उसमें फिक्स्ड या फ्लोटिंग दोनों भी रेट से इंटरेस्ट लिया जाता है। So a term note can also be structured to have smaller monthly principal payments during the life of the loan and one large balloon payment at its final maturity date। When the note matures, the borrower will plan to sell assets to raise the, मतलब जब maturity हो जाता है उसका, तो borrower कौन है, कंपनी है जिसने borrow किया है पैसा, ठीक है ना, आपको नोट देकर। सो बोरोवर क्या करेगा, एसेट्स बेच देगा, पैसे ले लेगा, और जिनको भी पैसे देना है उसको दे देगा, नहीं तो रीफाइनेंस करवा लेगा, ठीक है, और फिर बाद में एक साथ पूरा पैसा दे देगा। कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स भी होते हैं, 20 ईयर्स के लिए होते हैं। लीज फाइनेंसिंग के बारे में हम ऑलरेडी लीज का चैप्टर पूरा का पूरा पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। लीज एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसमें आपको लोन, मतलब लोन नहीं लेना है तो आप लीज पे प्रॉपर्टी ले सकते हो। इससे आप स्टडी कर सकते हो कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप लायबिलिटी नहीं होगी आपके ऊपर, और आप जैसा पे करना चाहें वैसा पे कर सकते हैं, लाइक एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड इन द लीज। बट यू आर नॉट, एक लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लॉन्ग टर्म लीज में सेल रिपर्चेस एग्रीमेंट जैसा अगर होता है यू कैन एक्सपेक्ट, ओके, it kind of being a liability। बट ऑपरेटिंग लीज, इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑपरेटिंग लीज, जहां पर आप डेली बेसिस पे, मतलब जो भी है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, या आप प्रॉपर्टी जो भी है आपके पास, जो भी आप लीज पे ले रहे हो, उसको आप यूज करके शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में
रिटर्न कर दोगे, तो ऐसे में ऑपरेटिंग लीज लगता है, और जो पेमेंट आप करते हो वो लीज रेंटल होता है। लेसर एंड लेसी आर द टू पार्टीज ऑफ अ लीज फाइनेंसिंग। लेसर जो है वो लीज पे देता है प्रॉपर्टी को, लेसी लीज पे प्रॉपर्टी लेता है। एंड दिस इज डेल्ट बाय, ये अकाउंटिंग में भी आता है लीजिंग आपको, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच वन, यूएस गैप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इससे डील करते हैं। सो बेनिफिट्स क्या है लीजिंग के? कन्वीनियंस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म में लीज पे आपको कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। 100% फाइनेंसिंग एट फिक्स कॉस्ट, यानी यहाँ पर तो देखो आपको वो पूरा पैसा नहीं लेके प्रॉपर्टी दे रहा है और आपसे फिक्स पेमेंट ही ले रहा है, तो आपको फाइनेंस कर ही रहा है ना, एक तरीके से प्रॉपर्टी जो है आपके हाथ में दे रहा है और आपसे पैसा लेता रहेगा वो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑब्सोलेंस, अगर कुछ भी खराब होता है तो लेसर ही देखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लीज एग्रीमेंट्स में कंटेन लेस रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस देन अदर डेट एग्रीमेंट्स। लोन के जैसा नहीं होता, यहाँ पर कभी है नहीं है तो भी आप धीरे धीरे दे सकते हो। और लीज रेंटल एक एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड क्लेम कर सकते हो। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स प्रॉब्लम्स मीन्स टू अवॉइड बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लीज पे प्रॉपर्टी लेके अपना बिजनेस चला सकते हो, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लाइक लोन रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है लीज पे प्रॉपर्टी लेने से, जैसे अगर आप डेट फाइनेंस से पैसा जमा करते हो एंड यू डिडंट रीपे दैट वन, तो दे विल द ओल्ड बॉन्ड होल्डर्स विल डिमांड पेमेंट फ्रॉम यू, नहीं तो नया लोन लेने नहीं देंगे। बैंक्रप्सी से बचाता है क्योंकि लीज पे ले रहे हैं आप, जब भी नहीं है पैसा आप छोड़ दो। एंड कैंसिलेशन ऑप्शंस हैव वैल्यू, लीज एग्रीमेंट में एक ऑप्शन होता है कैंसिल करने का, एंड दैट द ऑप्शन कैन ऐड वैल्यू टू द लीज एग्रीमेंट, मतलब कभी भी कैंसिल करके आप छोड़ सकते हो लीज को। कॉस्ट, यानी लीज का आपको लाइक लीज रेंटल पे करना पड़ेगा, परचेस करने से वन टाइम पेमेंट देना पड़ेगा। लॉस ऑफ डिप्रिसिएशन और दूसरे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका प्रॉपर्टी नहीं है। अगर लीज नॉन कैंसिलेबल लीज है तो आपके जो फ्लेक्सिबिलिटीज है वो खत्म हो जाती है। पहले आपका लीज जो है वो लाइक व्हाट काइंड ऑफ लीज दैट वाज, यू कैन इजिली कैंसिल, अगर आप अब नॉन कैंसिलेबल है मतलब आप लीज को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो किसी के साथ। जस्ट अ सेकेंड, पानी दो, बॉटल। या नेक्स्ट पॉइंट नाउ, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, यानी लीज को आप अगर अगर आप कोई भी लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अगर वो ऑपरेटिंग लीज है तो सिर्फ आप उसका लीज एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस के P&L अकाउंट में दिखा सकते हो। अगर वो 12 मंथ से कम का लीज है तो शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए लीज होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लीज है, 12 मंथ्स के से ज्यादा के पीरियड का अगर लीज होगा तो आपको उसको लीज एसेट और लीज लायबिलिटी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लीज यानी कैपिटल लीज शुड बी शोन एज एसेट एंड एज वेल एज लायबिलिटी। जो 1 ईयर से ज्यादा का लीज होगा उसको एसेट लायबिलिटी दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास वो एसेट है और आप उसके ऊपर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हो तो वो आपका प्रॉपर्टी तो होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसका लाइक लीज रेंटल भी पे करते रहना पड़ेगा, लायबिलिटी जैसा भी होगा। लेकिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए लाइक व्हेन आई स्पीक अबाउट ऑपरेटिंग लीजेस, इट इज अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इट्स अ लीज टेकन फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड उसका जो भी एक्सपेंस होगा आप उसको P&L में दिखा सकते हो और उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट का। नाउ सो ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज के बारे में हियर इट इज क्लियरली मेंशन। तो मैं आपको आपका पार्ट 1 में कुछ वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरा लीज स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ प्रॉपरली दिया हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। यहां पर आपके सामने लीज वर्सेस बाई डिसीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लीज पे लेना अच्छा है या खरीदना अच्छा है। सो गो टू दिस क्वेश्चन।
सो व्हाट वी हैव सीन हियर, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, लाइक ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या है, आप उसको लीज रेंटल दिखा सकते हो, और अगर फाइनेंस लीज की बात करते हैं तो एसेट एंड लायबिलिटी दोनों के तौर पे दिखाना पड़ेगा। सो इफ द लेसी कैपिटलाइजेस ए लीज, यानी अगर आप बैलेंस शीट में दिखाते हो तो उसको एसेट के तौर पे दिखाना पड़ेगा, और लायबिलिटी भी जनरली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ रेंटल पेमेंट्स टू बी मेड। यानी आपका जो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा जो लीज लायबिलिटी है वो कितनी है, तो आपको अगर वो लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, फ्यूचर में जो भी आप रेंटल पे करोगे उसको लीज रेंटल, वो फ्यूचर में जो भी रेंटल पे करते जाओगे 10 साल 20 साल जितने भी साल के लिए फिक्स अमाउंट का, उसको आप एन्युटी करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ जाना, दैट विल बी योर लीज लायबिलिटी। ठीक है, डोंट वरी, उसका मैंने ऑलरेडी उसमें दिखाया हुआ है अपना वीडियोस में, आप उसको चेक कर लेना। जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन। Now, ZMF Corporation is considering whether to lease or buy a piece of equipment. The equipment would cost 1 lakh to buy, मतलब उसको 1 लाख तो खरीदने के लिए लगेगा. The vendor has offered to set up an operating lease instead of selling the equipment to ZMF. So ZMF Corporation ये सोचता है कि उसको लीज पे लेना अच्छा है या बाई करना अच्छा है. इक्विपमेंट का कॉस्ट इज $100,000 टू बाई. Vendor has offered to set up an operating lease instead of selling the equipment to ZMF. मतलब ZMF को वो बेचना नहीं चाहता, लीज पे देना चाहता है. लीज पेमेंट्स भी आपके 5 years के दिए हुए हैं एवरी ईयर, और सब पेमेंट्स आप एडवांस में ही दोगे. ठीक है, एट द एंड ऑफ द लीज द इक्विपमेंट वुड बी टर्न्ड ओवर टू लेसर को दे दिया जाएगा. 100% ऑफ द लीज पेमेंट्स वुड बी डिडक्टेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस. यानी आप जो भी इनकम टैक्स के लिए में अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो जो भी लीज पेमेंट आप दे रहे हो उसको पूरा क्लेम कर सकते हो 100%. ठीक है ना, और टैक्स रेट 40% है. दूसरा ऑप्शन दिया है, ऑल्टरनेटिव द कंपनी कैन बोरो द फंड्स टू परचेज द इक्विपमेंट. पहला, आप चाहे तो लीज पे ले सकते हो. ठीक है, दूसरा, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो, और परचेस करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा और उसका जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10%. ठीक है, level payments of principal and interest would be due to at the end of the year. If the company buys the equipment, it would depreciate it for tax purposes as 3-year property. 3 साल तक depreciation claim कर सकते हैं आप. ZMF's analysis, according to his analysis और its analysis, company है तो company है, the after cash outflows for 2 alternatives are as follows. हम देखते हैं क्या है और किस में फायदा है वो भी देखते हैं. What is the present value of the net advantage to whichever option is more advantageous? So this is what period 0, 1, 2, 3, 4, 5 years का period है, and आप सारा पेमेंट एडवांस में करते हैं. So after tax cash flows for purchase alternative, तो क्या है आपका परचेज ऑल्टरनेटिव? ये खुद ही दिया हुआ है इसने कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आपका ये है, एंड आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फॉर कैश आउटफ्लोज फॉर लीजिंग ऑल्टरनेटिव. यानी इन्होंने टैक्स कट करके जो भी ऑल्टरनेटिव है वो बता दिया हुआ है. नाउ आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लोज फॉर द परचेज ऑल्टरनेटिव आर नेट ऑफ द टैक्स शील्ड्स फ्रॉम MACRS depreciation. So we have already done what is MACRS depreciation. तो after tax cash flows for the purchase alternative यहाँ पर जो दिया हुआ है आर नेट ऑफ, यानी कट करके दिया हुआ है आपको, नेट ऑफ टैक्स शील्ड्स फ्रॉम MACRS depreciation. यानी वो डिप्रिसिएशन के बाद जो टैक्स शील्ड होता है उसको कट करके दिया हुआ है आपको, और इंटरेस्ट पे. Now find the difference between the net cash outflows for the two options for each of the 6 time periods and discount each amount of difference at the rate of 6%. कंपनीज आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट टैक्स कट करके हैं. ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस आप पहले चेक कर लो. नेट कैश आउटफ्लोज फॉर द 2 ऑप्शंस. ठीक है ना, 2 ऑप्शंस जो भी हैं उसके आप उसमें डिफरेंसेस जान लो, एंड डिफरेंसेस के ऊपर 6% का रेट लगा दो. सम दी प्रेजेंट वैल्यूज, एंड अब हम देखते हैं क्या करने का. सी, नेट कैश आउटफ्लोज for leasing and for purchase.
नेट एडवांटेज टू लीजिंग, क्या करना है आपको लीजिंग में? लीज पेमेंट्स आर डिडक्टेबल फॉर लाइक टैक्स डिडक्टेबल। तो आपको क्या करना है, टेक दिस फर्स्ट ईयर तो टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, सेकेंड ईयर से देखो, क्योंकि आप एडवांस में पे करते हैं सब। सो तो ये आपका लीजिंग पे लिया हुआ है प्रॉपर्टी, ठीक है। $152। So this is what is after tax cash outflows from purchase alternative that is given the question. This is for leasing. Net advantage to leasing. तो net advantage to leasing क्या है आपका? Net advantage to leasing. लीज लेने पे आपका कैश आउटफ्लो कितना कम होता है? आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक कर लो। 14,152 माइनस 9048, 14,152 माइनस 5255। हाँ, सो यू जस्ट डू वन थिंग, दे आर आस्किंग नेट एडवांटेज टू लीजिंग। अगर आप कैश आउटफ्लो देखते हो परचेस करने के लिए तो ये है आपका, और नेट कैश फ्लोज लीजिंग यानी लीजिंग के ऊपर अगर आप लेते हो तो ये आपका लीज रेंटल होता है। डिफरेंस इतना आ रहा है आपको, ठीक है। सो नेट कैश आउटफ्लोज फ्रॉम परचेज, मतलब जो भी परचेस करने के लिए आपके पास से कैश आउटफ्लो जाएगा वो 5 ईयर्स में इतना है, लीजिंग से आपको इतना पैसा जाएगा। और नेट एडवांटेज टू लीजिंग, लीजिंग में देखो शुरू शुरू में आप ज्यादा पे कर रहे हो, शुरू शुरू में आप 14,152 पे कर रहे हो, वहां कम 2 साल तक, बाकी थर्ड ईयर में आप कम पे कर रहे हो, फोर्थ में और कम कर रहे हो, फिफ्थ में बहुत ही कम हो गया, ठीक है। एंड आप उसको डिस्काउंट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू लेके आना है हमको, एंड आप देख सकते हो कि आपको नेगेटिव आ रहा है। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट एडवांटेज टू लीजिंग इज नेगेटिव, द परचेज इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि लीजिंग से आपको फायदा नहीं है क्योंकि आपको नेगेटिव आउटफ्लो आ रहा है। सो यू कैन गो फॉर परचेज। So as I said, venture capitalists are nothing but the wealthy individuals जो कंपनी के शेयर्स बल्क में खरीदते हैं और बल्क में खरीद के लाइक कंपनी के शेयर्स या तो बेचना है तो बेच देते हैं या तो होल्ड करके रखते हैं, अपना प्रॉफिट्स वगैरह जो भी उनको चाहिए कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है वो वसूल करते हैं और फिर कंपनी छोड़ के निकल जाते हैं, अपने शेयर्स को किसी को बेच देते हैं। जनरली सक्सेसफुल लाइक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये लोग। आईपीओ मतलब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यू आर सेलिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, यानी आप प्राइमरी मार्केट में सेल कर रहे हो। सेकेंडरी ऑफरिंग मतलब एक बार कंपनी ने इश्यू कर दिया शेयर, अब वो दूसरा जिस इश्यू कर दिया तो मिस्टर ए ने खरीद लिया, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दिया, दैट इज सेकेंडरी ऑफरिंग, सेकेंडरी मार्केट में। एंड ये जो आईपीओ ये इन्वेस्टमेंट बैंक भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, यानी वो लोग इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह करेंगे तो फीस लगेगा काफी बड़ा, ठीक है। आज यहां तक करो, विल डू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।